हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रियलिटी पल्स। तो पाकिस्तान पर आईएमएफ की न्यू रिपोर्ट आई है, जो उसकी सेकंड रिव्यू रिपोर्ट है पाकिस्तान पर। और इसके थ्रू पाकिस्तान के लिए जो आईएमएफ ने लोन दिया था उसी पर ये पूरी रिपोर्ट चर्चा करती है। और इसी के साथ पाकिस्तान पर आईएमएफ ने 11 नई कंडीशन लगाई, तो उन सारी कंडीशन को एक एक करके देखते हैं। लेकिन इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि इंडिया के इसके लेकर क्या कंसर्न है और आईएमएफ ने किस तरीके से पाकिस्तान को ये पूरा लोन करा था 37 महीनों का। तो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को पूरी को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये बरमूडा ट्रायंगल के पास है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, मतलब उसी के किनारे पर। और आईएमएफ से जुड़े हुए जो मेन फैक्ट हैं, कोर फैक्ट है, वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, भारत संस्थापक सदस्य एक सीधी लाइन हो गई, लेकिन हो सकता है प्रोफेसर का अगर दिमाग खराब हो तो वो इस तरीके से इसको ना पूछे। वो पूछ सकता है कि जिस दिन आईएमएफ इस्टेब्लिश हुआ था क्या इंडिया ने उसी दिन ज्वाइन किया था? तो जी हाँ, इंडिया ने उसी दिन ज्वाइन किया था। और वो दिन कौन सा था? 27 दिसंबर 1945 को। इसी दिन आईएमएफ इस्टेब्लिश हुआ था और इसी दिन इंडिया ने इसे ज्वाइन भी किया था। इसके बाद इसने अपना कार्यक्रम वगैरह जो कार्यभार है वो शुरू करा था 1947 1 मार्च से। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर ध्यान रखना आप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फ्रांस पहला ऐसा देश था जिसने आईएमएफ से उधार लिया था। फ्रांस पहला ऐसा देश था, यूरोपियन कंट्री है एक। बल्कि कहीं ये हो सकता है कि देखिए उसी समय भारत भी और पाकिस्तान भी आज़ाद हुए थे, तो कहीं भारत या पाकिस्तान में से तो किसी ने नहीं लिया हो इससे उधार, तो नहीं, इसे फ्रांस ने लिया था। तो यहाँ पर आप पूरा मैप समझ पा रहे होंगे कि यूनाइटेड स्टेट के वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर है और ये सारे फैक्ट हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आगे अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए हुआ क्या है। हुआ ये है कि मई में आप सब जानते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान में टेंशन चरम पर पहुंच गई थी और भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। और इसी समय आईएमएफ ने अपनी जो लोन वगैरह है वो पाकिस्तान को देने के लिए सहमति वगैरह जताई थी और दिया भी था। लेकिन इसी के साथ ये रिपोर्ट ये बताती है कि मई में जो भारत पाकिस्तान के साथ टेंशन चरम पर थी वो अब कम हुई हैं। ये पूरा तनाव कम होने का जिक्र किया गया इस रिपोर्ट में। और इसी के साथ पाकिस्तान के जो ट्रेड इश्यूज हैं, जो उसका बिजनेस है, वो भी जब जोखिम कम हुए, रिस्क कम हुआ है, तो वो बढ़ेगा। सीधी सी बात है, ट्रेड से जुड़े जोखिम कम हुए जिससे उसका ट्रेड बढ़ेगा, ये बता रही है ये रिपोर्ट। इसी के साथ रिपोर्ट ये कह रही है कि जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिपोर्टेशन है वो भी डिक्लाइन होने से बची है। डिक्लाइन होने से बची है का मतलब है कि उसकी रिपोर्टेशन पर थोड़ा सुधार हुआ है, ये बताना चाह रही है। हालांकि इसी के साथ, ये तो सब पाकिस्तान के हित की बातें की गई, लेकिन इसी के साथ आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 नई कंडीशन इम्पोज कर दी हैं। तो उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से आईएमएफ ने ये कंडीशन इम्पोज करनी है। तो देखिए, आईएमएफ का जो बिजनेस और रिपुटेशनल रिस्क है उसको देखते हैं। देखिए, आईएमएफ कहता है कि एक मजबूत नीतिगत प्रतिबद्धता, जिसे बोलते हैं एक स्ट्रांग ओनरशिप, वो व्यापार जोखिमों को कम करने में मदद करती है। यानी कि किसी देश की अगर मजबूत नीतिगत प्रतिबद्धता, स्ट्रांग ओनरशिप है, तो उस देश के जो व्यापारिक जोखिम होते हैं, जो ट्रेड रिस्क होते हैं, वो कम हो जाते हैं। इसी के साथ आईएमएफ कहता है कि कोई भी देश देखिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है और फाइनेंशियल अपने रिफॉर्म करता है, सुधार करता है, तो वो इस कमिटमेंट को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं कि वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इससे उसकी स्ट्रांग ओनरशिप साफ नजर आ रही है। और देखिए, यही है पाकिस्तान के साथ में। आईएमएफ कह रहा है कि भारत पाकिस्तान मई में जो तनाव चरम पर था उसमें कमी आने से क्या हुआ है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक और सुरक्षा जोखिम है वो कम हो गए हैं। ठीक है। और जो लंबा सैन्य संघर्ष की आशंका जताई जा रही थी, जब वो आशंका कम हो गई है, वो सैन्य संघर्ष कम हो गया है, तो सीधी सी बात है उससे क्या होंगे, वित्तीय सुधार और लक्ष्यों पर दबाव भी घटेगा। सीधी सी बात है, जो फाइनेंशियल रिफॉर्म गोल्स हैं उन पर भी कोई दबाव नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ कुछ ये संभावना जताई जा रही थी कि जो आईएमएफ का फंड है उसका दुरुपयोग हो सकता है। कैसे? आतंकवाद के रूप में भी हो सकता है, टेररिज्म के रूप में भी हो सकता है, या फिर उसका यूज किसी और काम में हो सकता है जिसके लिए वो ना लिया जाए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो गया, तो वो उसके भी जोखिम, उसके भी रिस्क कम हुए। यानी कि एक तरीके से आईएमएफ ये कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान को हम जो रुपए दे रहे हैं वो पाकिस्तान ने अभी तक कुछ सुधार करे हैं अपने, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो वित्तीय सुधार हो, या फिर उसकी जो रिपुटेशन रिस्क हो उसको उसने कम करा है। इसी के साथ अब ये देखते हैं कि आईएमएफ ने किस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, किस तरीके से ये सारा जो लोन है वो प्रोवाइड किया था, उसका तरीका क्या था, उस पूरे को एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर आप एक न्यूज़ देख पा रहे होगे जिसमें ये बताया है कि किस तरीके से $7 बिलियन का एक बेल आउट, एक लोन दिया है
आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए, और उसके लिए किस तरीके की कंडीशन न्यू लगाई गई हैं 11। तो देखिए, आईएमएफ ने 11 दिसंबर, जो ये 11 दिसंबर है, इस दिन अपनी रिपोर्ट जारी करी है पाकिस्तान के ऊपर। और ये क्या है, ये पूरा जो लोन है वो $7 बिलियन का, ये ध्यान रखना। और इसकी जो अक्टूबर में है उसकी एक किस्त पाकिस्तान को दी गई, वो $1 बिलियन, करीबन 100 मिलियन के बराबर जो है। और ये किसके थ्रू दी गई? EFF, जिसे बोलते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ठीक है। दूसरी ओर RSF यानी कि रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत पहली समीक्षा के बाद पाकिस्तान को तकरीबन IMF ने 200 मिलियन यानी कि $2 बिलियन मतलब लोन दे दिया था। और अब तक IMF ने मतलब इन दोनों व्यवस्थाओं के तहत, किस किस के तहत, एक हो गया EFF और दूसरा हो गया RSF, ठीक है। इन दोनों के तहत करीबन अभी तक दिसंबर की स्टार्टिंग तक 2025 का $3.3 बिलियन अभी तक वो दे चुका है पाकिस्तान के लिए। और मई में भी ये भी बता रहे थे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो EFF है और क्लाइमेट फोकस जो RSF होता है उसके तहत 2.4 बिलियन मतलब लोन दे दिया था मई में ही पाकिस्तान के लिए। तो एक तरीके से इस तरीके से पूरा सपोर्ट करा था IMF ने पाकिस्तान के लिए, मतलब अभी भी वो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से IMF ने पाकिस्तान के लिए लोन प्रोवाइड करा था। और ये जो दूसरी उसकी रिव्यू रिपोर्ट आई है वो भी, उसका भी मैंने यहाँ पर फोटो लगा दिया है, अगर आप चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि IMF किस तरीके से पाकिस्तान पर जो नई कंडीशन लगाई हैं, तो उसमें कौन कौन से मुद्दे सबसे अहम है। तो सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी, सबसे बड़ा मुद्दा पाकिस्तान में जो भ्रष्टाचार को लेकर है और जो पारदर्शिता को लेकर है, वो सबसे उभर कर सामने आया IMF की नज़र में। देखिए, IMF ने सबसे पहले कहा है, जो पाकिस्तान के जो टॉप ऑफिशियल लोग हैं, जो अधिकारी हैं टॉप ऑफिशियल, वो अपनी जो एसेट है, अपनी जो संपत्ति है, उसकी घोषणा सार्वजनिक करें, यानी कि सरकारी वेबसाइटों पर वो साफ साफ डालें कि भैया हमारे पास इतनी संपत्ति है। और IMF की एक और रिपोर्ट है जिसे GCD रिपोर्ट बोलते हैं, उसमें भी पाकिस्तान में भ्रष्टाचार को एक स्थायी समस्या बताया था। मतलब जो करप्शन है वो तो इतना ज़्यादा एक मतलब परमानेंट प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, और ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल ही नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार उस समय ये भी कहा गया था, जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस पर भी कार्रवाई नहीं करते हैं ये लोग। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग पर क्यों कार्रवाई करेंगे? खाड़ी देशों से इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू तो ये पैसा मंगाते ही हैं, तो उस पर कार्रवाई करेंगे यार, तो फिर रोजी रोटी इनकी चलेगी कैसे? आप भी समझ पा रहे होगी इस बात को। उसके अलावा IMF ये कहता है कि जो इसके इंस्टीट्यूशन है उस पर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब चाहे कोई भी संस्था हो उस पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही है, चाहे यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी हो उस पर भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। तो IMF यहाँ पर कह रहा है कि पाकिस्तान को अपनी सारी चीज़ों में, चाहे उसके अधिकारी हों, चाहे उसके फाइनेंस वो पॉलिटिकल वो इंस्टीट्यूशन हो, उन सब में उसे ट्रांसपेरेंसी साफ साफ लानी होगी और भ्रष्टाचार को यानी कि करप्शन को कम करना होगा। और देखिए, आप सब बहुत अच्छे जानते हैं कि अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अपना 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किस तरीके से अपने जो जनरल है उनकी उन्होंने शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर पहुंचा दिया था। वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। तो देखिए, 27वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था पाकिस्तान में, IMF की रिपोर्ट में यह है ऐसे समय आई है जब पाकिस्तान में ये संशोधन हुआ। और इस संशोधन से क्या हुआ था? इसका मेन काम था, जो आर्मी चीफ हैं फील्ड, कौन है? आसिम मुनीर, उनकी शक्तियां बढ़ाई गई थी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक नया न्यायिक निकाय बनाकर उसके अधिकार सीमित कर दिए गए थे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर उसे एक अथॉरिटी बना दिया गया है। और इससे क्या हुआ? इससे पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी और उसकी जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े उठे। और IMF वही कह रहा है कि भैया आपको करप्शन कम करके पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। इसी के साथ में यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ में कुछ टैक्स रिफॉर्म को लेकर भी IMF ने पाकिस्तान को चेताया है। तो IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को ट्रांसपेरेंसी के साथ में अपने कुछ टैक्स रिफॉर्म भी करने पड़ेंगे, और उसने कुछ कंडीशन बताई, कुछ तरीके भी सुझाए हैं। देखिए, IMF ने कहा है पाकिस्तान को कम से कम 3 से 5 साल की एक मीडियम टर्म टैक्स रिफॉर्म स्ट्रेटजी बनानी होगी। उससे क्या होगा? उसमें टैक्स पॉलिसीज, प्रशासन और जो कानूनी सुधार हैं उनका एक रोड मैप शामिल करना होगा और दिखाना होगा IMF के लिए। और इसके साथ ही उसने स्पष्ट गवर्नेंस व्यवस्था और संसाधन योजना बनाने के लिए कहा है पाकिस्तान के लिए। यानी कि वो कहता है एक पूरा एक प्लान, एक स्ट्रक्चर हमारे लिए ला कर दो, जिससे पता चल सके आप टैक्स रिफॉर्म किस तरीके से करोगे और उसकी क्या क्या शर्तें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाली जो शर्त है टैक्स रिफॉर्म वाली, ये इसी साल दिसंबर 2025 तक पूरी करना अनिवार्य बताया है IMF ने, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि जितना करप्शन, जितनी ट्रांसपेरेंसी की कमी है पाकिस्तान में, उसके साथ वो ये बहुत मुश्किल से कर पाएगा।
अब देखिए, ये तो हो गए पाकिस्तान के लिए जो जो उसने कंडीशन बताई है, आईएमएफ ने अपने इम्पोज करी है कि लोन लोगे तो ये काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ इंडिया के भी कुछ कंसर्न है आईएमएफ के लोन पर। और आप सब जानते हैं जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके बाद आईएमएफ ने उसी समय पाकिस्तान से कुछ अपने संबंध बहुत अच्छे करने की कोशिश करी। तो भारत ने आईएमएफ की जो बोर्ड मीटिंग है उसमें भारत ने भाग ही नहीं लिया, पार्टिसिपेट ही नहीं किया। दूसरी ओर भारत ने पाकिस्तान के जो खराब ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर आईएमएफ कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। मतलब भारत ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान का सब हर कोई जानता है कि फाइनेंशियल खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके बाद भी आईएमएफ इतना अच्छे मतलब पाकिस्तान को लोन वगैरह क्यों दे रहा है इतना। $7 बिलियन बहुत होता है, मतलब पता है $700 मिलियन की बात हो रही है ये। इसी के साथ भारत ने कहा था कि आईएमएफ फंड जो दे रहा है उसका हो सकता है पाकिस्तान आतंकवाद के रूप में भी दुरुपयोग करे, उसका मिसयूज की बात कर रहा था भारत साफ साफ। और जानते हैं जो 2025 में भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, इन्होंने भी आईएमएफ बोर्ड में गहराई से तथ्यों की समीक्षा करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के जो फैक्ट हैं, मतलब उससे फाइनेंशियल से जुड़े हुए, फाइनेंस से जुड़े हुए, उन पर गहराई से उनकी समीक्षा हो ताकि पता चल सके कि वो कहीं करप्शन में, तो ये जो क्लाइमेट के लिए पैसा ले रहा है वो करप्शन में तो यूज नहीं होगा, क्योंकि दोनों का नाम सीसी से शुरू होता है। और आईएमएफ ने खुद भी भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़े प्रतिष्ठा और आर्थिक जोखिमों को भी स्वीकार करा था। क्योंकि देखिए आईएमएफ भी खुद कह रहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान की टेंशन लगातार बढ़ते रहेंगे तो हो सकता है कि रिपुटेशनल और एंटरप्राइजेज रिस्क हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाएं। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं ये सब इंडिया के आईएमएफ लोन को लेकर जो कंसर्न थे वो सामने आए हैं। और देखिए अब एक मोटा मोटा जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, इकोनॉमिक असेसमेंट है, उसे देख लेते हैं। देखिए आईएमएफ ने इस जो $7 बिलियन का जो पैकेज जो पाकिस्तान के लिए दिया था वो सितंबर 2024 में उसकी शुरुआत कर दी थी। और ये करीबन 37 महीने का है, ध्यान रखिएगा 37 महीने का। और किसके थ्रू है, एक मेन फैसिलिटी जिसे बोलते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ईएफएफ के जरिए किया था। ईएफएफ उन देशों को मदद करता है जिनके संरचनात्मक कमजोरियों में बीओपी यानी कि जिसे बोलते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट होता है। मतलब आप समझ पा रहे होगा, अगर आपने यूपीएससी की इकोनॉमी में पढ़ा है तो टैक्स सिस्टम में बीओपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। दूसरी ओर आरएसएफ यानी कि रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी का उद्देश्य भी आप सब जानते हैं कि उसमें सीधे बोल रहा है जलवायु जोखिमों से जुड़ा हुआ है, यूपीएससी में सीधा पूछ सकता है वो। इसके बाद आईएमएफ के अनुसार पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें स्थिरता और बाजार विश्वास वापस लौट रहा है। यानी कि आईएमएफ कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दोबारा ट्रैक पर आ रही है, ठीक है, दोबारा ट्रैक पर आने की बात कर रहा है। और देखिए फाइनेंशियल ईयर 2025 में 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस जो हुआ है पाकिस्तान का वो बड़ा है, सरप्लस दर्ज हुआ है, यानी कि आप समझिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में अब हम सब जानते हैं इस साल बाढ़ आई थी, बाढ़ के कारण उसकी जीडीपी में करीबन 3.25 से लेकर 3.5% तक की गिरावट दर्ज करी गई है। तो यहाँ पर आप पूरा टॉपिक समझ पाए होंगे कि किस तरीके से भारत के कंसर्न है, किस तरीके से पाकिस्तान को आईएमएफ ने लोन दिया और किस तरीके से उस पर कुछ ट्रांसपेरेंसी, कुछ टैक्स रिफॉर्म को लेकर नई कंडीशन लागू करी हैं। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। इसी के साथ मैंने आपको मैप भी बताया कि मैप में कहाँ पर हेडक्वार्टर है और किस तरीके से इंडिया ने जब ज्वाइन किया तभी आईएमएफ स्टैब्लिश हुआ और पाकिस्तान वो फ्रांस पहला ऐसा देश था जिसने आईएमएफ से लोन लिया। तो आई होप आपको वीडियो अगर अच्छा हुआ लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।